एक टेलीविज़न सीरीज़ आया करती थी स्ट्रीट हॉक के नाम से, और उसमें एक बड़ा मिस्टीरियस राइडर होता था, ब्लैक हेलमेट, ब्लैक कॉस्ट्यूम और ब्लैक ही मोटरसाइकिल होता था। यूज्ड टू राइड अक्रॉस द सिटी, और वो बेसिकली एक्स कॉप था और क्रिमिनल्स को पकड़ा करता था। तो उन साहब की लेगेसी को ही कंटिन्यू करते हुए एक शख्सियत है जो मेरे साथ बैठी हुई हैं। क्रिमिनल्स को तो नहीं पकड़ते लेकिन फ्यूचर में शायद आप कोई इस तरह का काम करें। मे बी। तो कैसे हैं ज़ीशान भाई? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। गुड टू हैव यू, माशाल्लाह ब्रो। मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे याद किया और बुलाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों को ये बताऊँ कि आप जब कभी रोड पे जा रहे हो, अचानक से कोई बाइक तेज़ी से गुजरता हो और आप ये सोचते हो कि यार ये कौन था, कौन सा बाइक था, कौन सा बाइकर था, और आपको ना पता चलता हो, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू नो दैट बाइकर इट्स यू। पूरे पाकिस्तान में आपके पास से कोई भी स्पीड में गुजरे वो मैं हूँ। सही बात है। वैसे अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स बाइकिंग का कल्चर है, और देखें हर फील्ड में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है ना, जी जी, जिसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल। चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी इन्फ्लुएंस हो उसका। तो यू डू हैव दैट स्पेस जहाँ पे लोग आपको लुकअप करते हैं और उस चीज़ को आप लेके चल रहे हैं ना, सो इट्स वेरी गुड। आई वुड स्टार्ट बाय आस्किंग यू दिस क्वेश्चन के व्हाई डू यू राइड? अच्छा, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और पहला क्वेश्चन ही बड़ा टफ है आपका। जी जी। असल में मैं जो सोचता हूँ राइड को लेके, वो जो मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ आती है वो है फ्रीडम। ठीक है, मैं बहुत फ्री फील करता हूँ, मतलब, और मैं एक, जब मैं हेलमेट पहन लेता हूँ तो मैं अपनी एक पर्सनल, मुझे लगता है मैं एक अपनी पर्सनल स्पेस में आ जाता हूँ, जिसमें इवन कि जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी कर रहा था और मैं सिर्फ वैसे ही राइड्स करता था, तो तब भी मैं उस हेलमेट के अंदर बातें कर रहा होता था, लाइक हाई स्पीड के ऊपर भी, या अगर मैं कोई लंबी राइड कर रहा हूँ 200-300 किलोमीटर्स की, तब स्पोर्ट्स बाइक ही होते थे। तो मुझे ऐसे लगता था कि जब मैंने हेलमेट पहन लिया तो सारी टेंशन्स खत्म हो गई हैं दुनिया की, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं हूँ, मेरा बाइक है, खुली सीनरी है, और मैं बस राइड करता हूँ। इट्स वेरी ट्रू, स्पेशली क्योंकि वो जो साउंड प्रूफिंग होती है ना हेलमेट के अंदर, वो जो आपको अपनी आवाज़ इतनी डैम्पनिंग के साथ आ रही होती है, तो वो लगता है कि यार नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू कैन टॉक टू योरसेल्फ वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा तो एडवेंचर बाइकिंग में नहीं होती। एडवेंचर में भी होती है, मगर क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो शहर है वो बिल्कुल कराची और इस्लामाबाद के सेंटर में है, बहावलपुर। सही। तो हमें किसी भी बड़े शहर में जाने के लिए कम से कम 200-300 किलोमीटर की राइड करनी पड़ती थी। तो जब मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक भी होते थे तो हम उन्हें शहर में नहीं चलाते थे, छोटा शहर है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो हम हमेशा मुल्तान, खानेवाल, इवन लाहौर राइड करके जाते थे। तो मेरे पास हायाबूसा थे, S1000, तो मैं सबके ऊपर 200-300 किलोमीटर्स की राइड करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे पाकिस्तान में रहते हुए ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब लगता है कि आपने राइड करना कब स्टार्ट किया, क्योंकि आई बिलीव कि प्रीटी मच एवरीवन यूजेस मोटरसाइकिल, चाहे वो कम्यूट के लिए करते हों या थ्रू आउट देयर लाइफ, कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल ज़रूर चलाया होता है बचपन में। नहीं, मेरा वाला सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है इससे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। हमारे घर के अंदर कभी भी बाइक नहीं आया, कभी भी। मेरे वालिद साहब के पास भी कभी बाइक नहीं था। ठीक है, तो इवन मेरे वालिद साहब हमें बताते हैं कि उनने साइकिल वाला दौर देखा, पैदल भी चले हमें। ठीक है, क्योंकि बहुत, मतलब, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड था मेरे वालिद साहब का। तो फिर जब हम लोग बड़े हुए तो हमने कभी भी अपने घर में मोटर बाइक नहीं देखा, हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, और इतनी सख्ती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि अगर हम कभी किसी दोस्त के साथ भी बाइक पे ऊपर नज़र आ गए हैं तो बस हमें पता था कि हमारी रात के टाइम में शामत आनी है जब घर जाना है। तो बस इसी तरह से चलता रहा, और फिर जब मैं MBBS में था, और मैं MBBS के 3rd ईयर में था, इट वाज अराउंड 2011, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैंने बाइक लेना है। तो वो 2011 पहला साल था जब मैंने फर्स्ट बाइक लिया था। अच्छा, तो उस वक्त कोई पेरेंट्स की तरफ से? मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया था। ओके। क्योंकि मैं लाहौर में होता था। अच्छा। और मुझे पॉकेट मनी मिलती होती थी, फिर मैंने कुछ सेविंग्स करना स्टार्ट की। खैर वो भी एक लंबी स्टोरी है, आपको सुनाऊंगा। तो वो सेविंग्स करके और सारे पैसे इकट्ठे करके मैंने 11 लाख रुपए का अपना सबसे पहला बाइक यामाहा R6 लिया था। कमाल है यार, पहला बाइक, और वो भी इतना डेंजरस बाइक है ना। जी जी। मैं तो सोचा था शायद कोई कम्यूटर लिया होगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने यामाहा R6 लिया था। अच्छा। और मैंने जिन भाई से बाइक लिया था वो बाइक
मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था। मैं बैरिया टाउन में रहता था और अहमद भाई से मैंने बाइक लिया था। अहमद भाई डिफेंस ईएमई सेक्टर में रहते थे, तो वो ईएमई सेक्टर से बैरिया मुझे बाइक मेरे घर खड़ा करके दे के गए थे। यार माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि यार आपने कैसे फिर वो मतलब इतनी बड़ी मशीन को चलाना, स्पेशली फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर ridden a bike before, कैसे? असल में हुआ ये कि जब वो बाइक मेरे पास आ गया घर में, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि मैं बैरिया में रहता था और बैरिया में बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं। आपने अगर बैरिया टाउन लाहौर देखा हो तो वहाँ पे, और उस टाइम में इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। शुरू में तो आप देख के खुश होते होंगे कि यार बस मेरे पास होता मेरे पास होता था, मैं उसे स्टार्ट कर लेता था, साफ कर लिया, खड़ा कर लिया। फिर मैं उसको ना बहरिया में लेके जाना शुरू हुआ। बहरिया में मैं उसे राइड करता था रोजाना का। मैंने रख लिया था कि मैंने, क्योंकि पढ़ाई भी साथ चल रही थी, 30 मिनट्स या 1 आवर में उसे लाजमी देता था। राइड करता रहता था स्लो आरपीएम्स में, छोटे गियर्स के अंदर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करके ना फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ सेट हुआ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने अपने बचपने में कोई बाइक चलाया होता है तो वो एक स्किल डेवलपमेंट होती है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे। और आप जितने अभी जैसे आप गोरों को देखें, वो अभी से अपने बच्चों को वो मोटोक्रॉस छोटे छोटे बाइक्स लेके और जंप्स भी मार रहे हैं, वो जंप्स भी जो आप और मैं शायद नहीं मार सकते, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। वो अभी से लेके चल रहे होते हैं क्योंकि उनका एक विजन होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को शायद मोटरसाइकिलिंग की फील्ड में लेके जाना है, स्पोर्ट्स में लेके जाना। जी जी ऐसे। तो वो बचपन से स्किल डेवलपमेंट होती है। मैं भी ये समझता हूँ कि आजकल के जो अच्छे राइडर्स हैं वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन सारा मोटरसाइकिल चलाया होता है, एंड देन एट सम स्टेज इन देयर लाइफ दे स्विच टू अ बिगर मशीन। तो वही स्किल जो है वो आगे रेप्लिकेट होता है। बिल्कुल ऐसे। बट इन योर केस इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट एंड डिफरेंट। अच्छा, मुझे आपकी वाली ये बात भी, मुझे कभी, मैं इस बारे में अक्सर सोचता हूँ, तो मुझे ये वाली बात भी ठीक लगती है कि अक्सर लोग क्योंकि 1 to 5 सीसी से स्टार्ट हुए थे, 70 सीसी से स्टार्ट हुए थे, फिर 600 पे आए या 300 पे आए, फिर 600 और फिर 1000 पे, तो उनका इस तरह से स्किल डेवलप हुआ। और मुझे कभी कभी ये भी ठीक लगता है कि मैंने स्पोर्ट्स बाइक से ही स्टार्ट किया और मैं स्पोर्ट्स पे हूँ, तो शायद मेरा ना स्पोर्ट्स के ऊपर हाथ इस वजह से भी बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कभी कभी लगता है शायद कि मैं कभी भी स्पोर्ट्स को उस छोटे बाइक्स के साथ मिक्स ही नहीं करता। मैं उस तरह के कट्स नहीं मारता जो 70 और 1 to 5 वाले मारते हैं। आपने वो स्क्रैच से जो अपनी मेमोरी बनाई है, हाँ मेरी वो मेमोरी है ही स्पोर्ट्स से ना, तो वो बस शायद इस वजह से मुझे लगता है कि ओके। अच्छा, बात आएगी है तो मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स का जो ये कंसर्न होता है ना जी कि बच्चों को बाइक नहीं लेके देना, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न होता है। बिल्कुल। तो और अ लॉट ऑफ आवर यूथ इज एक्चुअली सफरिंग, आई वुड से सफरिंग थ्रू दिस। तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ से कैसे निकलना चाहिए? बिकॉज दिस वाज इंडीड वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मेरे ज़हन में था कि आपसे पूछूं। इंडीड अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग एज वेल। अच्छा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने जब यामाहा R6 लिया और मेरे घर वालों को पता लगा कि इसने बाइक अब ले लिया है, ठीक है, तो उन्होंने ना मुझे कुछ नहीं बोला। अच्छा, ठीक है, उन्होंने हालांकि जहाँ हमारे घर में इतनी सख्ती होती थी ना, उन्होंने मुझे नहीं डांटा। उन्होंने कहा कि यार ये हम एक तो हमसे दूर रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं लाहौर में था, मेरे घर वाले भावलपुर में थे, तो हम इस पे कोई ऐसी स्ट्रिक्टनेस ना करें कि शायद वो उस चीज़ को गलत वे में यूज़ करे या परेशान हो के। चलो अब उसने ले लिया है बाइक, तो कम से कम हम उसको अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी ना बोले, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने मुझे करने दिया जो मैं कर रहा था, ठीक है। और मैंने बड़े आराम से अपना हाथ सेट किया। मैंने पूरा 1 साल यामाहा R6 रखा और कोई रैश राइडिंग नहीं थी, कोई ड्रैग रेसेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ख्याल करना है। यानी आपने वो ट्रस्ट गेन किया? हाँ, ट्रस्ट मैंने गेन किया उनका, ठीक है। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखें, आप जो आपने बात की है ना, वो यही है कि आपने ना पेरेंट्स को यकीन खुद ही दिलवाना होता है, ठीक है। वो आपके पेरेंट्स हैं। आप अगर कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं कर रहे, कोई तस्वीर भी नहीं लगा रहे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कुछ भी कह रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स को पता होता है, ठीक है। आप जब रात को घर वापसी आते हैं ना, वो आपका हुलिया देख के बता देंगे पूरा दिन क्या किया। मदर जो है ना वो पहचान जाते हैं ना कि आपने पूरा दिन आज क्या किया। तो आपने खुद अपना ट्रस्ट गेन करना है, ठीक है, और एहतियात करें। उनको बताएं कि आप जज्बाती नहीं हैं, ठीक है। उनको बताएं कि आप कोई रैश डिसीजंस नहीं लेते, ठीक है। उनको बताएं कि आपको अपनी ज़िंदगी की कदर है और आपको ये पता है कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। तो जब उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी ना, फिर उसके बाद आप जो मर्जी मांग लें, जो मर्जी कर लें, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन शुरू में तो आपने अच्छा ट्रस्ट गेन किया होगा, लेकिन अभी जो आपकी वीडियोस और वो हैं वो उन तक नहीं पहुंचती? कुछ पहुंच जाती हैं। वैसे मैंने ब्लॉक किया हुआ अपने घर वालों को। नहीं, तो अगर अभी आपके पेरेंट्स ये देख रहे हैं
मजाक कर रहा था। नहीं, मेरे घर वालों को पहुंच जाती हैं, मगर और उनको ये कंसर्न भी होता है। अक्सर उन्होंने मुझसे अभी नहीं, मतलब जब से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग से पहले तो खैर उन्हें नहीं पता होता था, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो उन्हें अक्सर औकात हमारी एक ना वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है घर के अंदर ना, कि मतलब एहतियात करेंगे वो, तो फिर मैं उन्हें थोड़ा सा ना वो करवाता हूँ, क्या कहते हैं उसे, यकीन दिलवाता हूँ। अच्छा। कि मैं जिस जगह जाता हूँ वो सेफ़ है, ठीक है, वहाँ पे कोई, मुझे पता है कि आसपास डेजर्ट है तो कोई जानवर नहीं आ सकता अचानक से, मुझे पता है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कि उसकी टाइमिंग क्या है, देयर आर नो यू टर्न्स, ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट रोड, तो मैं वहाँ जाके चलाता हूँ। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा ना यकीन दिलाया हुआ है। अच्छा। तो फिर मुझे कहते हैं कि आप एहतियात किया करें, तो इस तरह से अच्छा आहिस्ता यार, आहिस्ता ट्रस्ट गेन। यार वैसे मैं, बहुत सारे व्यूवर्स को शायद ये पता ना हो, मैं स्पोर्ट्स बाइक राइडर नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो एडवेंचर बाइक राइडर हूँ, ठीक है? ठीक है। और मैं इस वक्त हम गुलाम हूँ एक स्पोर्ट्स बाइक राइडर, ठीक है? तो हमारे ग्रुप में तो काफ़ी इस तरह का ना एक फ्रेंडली मजाक भी होता रहता है, वी कीप बैशिंग स्पोर्ट बाइक्स, और वो स्पोर्ट्स बाइक वाले जो है ना वो एडवेंचर ये बाइक चलता है, ये हर ग्रुप में तो ऐसे ही ये है। चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स बाइक्स होते हैं इनमें क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा फैंसी करती है आपको? बिकॉज एडवेंचर बाइक्स में तो बहुत सारी चीज़ें कम से कम मेरे नॉलेज के एतबार से होती हैं कि आप का इंजन साइज़ क्या है, ठीक है, उसकी उसका वेट क्या है, क्योंकि वेट बहुत मैटर करता है जब आप ऑफ रोड वगैरह करते हैं। तो क्या यही चीज़ें एग्जैक्टली मैटर करती हैं या कुछ डिफरेंट होती हैं स्पोर्ट्स बाइक्स में? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि हम जब सुपर बाइक लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखते क्या हैं, चीज़ें देखते हैं? लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो पाकिस्तान के लिहाज से ना हमें थोड़ी सी मैटर करती है कि हमारे पास ट्रैक्स नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें हमें एक ऐसा बाइक मिल जाए जो कि कंफर्टेबल टू राइड हो। आपको इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हायाबुसास नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इंजन है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल बाइक। आप अभी मेरे साथ प्लान करें, मेरा हायाबुसा निकालें, आप मुझे कहें खुंजराब चले, मैं आपके साथ चलूंगा, अच्छा। ठीक है, और मैं आपको उसी पोस्चर के साथ उसी मुझे पोस्चर तो के लगता है साथ मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है, अच्छा। बिकॉज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक, ठीक है। और मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने कभी कोई ब्लाइंडली कोई बाइक लेना हो ना, आप हायाबुसा ले लें। इट्स अ वेरी रिलायबल बाइक। उसका लगता है इंजन राना हसन भाई को आपने दिलवाया होगा है नहीं, जब उन्होंने ले लिया था तो बाद में मैंने उनकी बड़ी तारीफ की थी, और उनका बाइक भी बहुत अच्छा है। ओके। तो इट्स अ वेरी रिलायबल बाइक। सिटिंग पोजीशन बाकी स्पोर्ट्स बाइक की निस्बत बहुत कंफर्टेबल है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, आर्म पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, और कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं होते बाइक के साथ, जैसे BMWs डुकाटीज के साथ हो जाते हैं ना, उसमें आप रिलैक्स होते हो कि यार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये बाइक मुझे ले जाएगा। तो हम जब भी कोई बाइक ले रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि इंजन कौन सा है, कंफर्टेबल है कि नहीं, और पाकिस्तान की जो आवाम है उसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो साउंड होता है, कि बाइक का साउंड कैसा है, ठीक है, 4 सिलेंडर है कि नहीं, इनलाइन 4 है कि नहीं, क्रॉस प्लेन है, V4 है, V ट्विन है, L ट्विन है। लोग इसलिए ज़्यादा L ट्विन V4s की तरफ नहीं जाते क्योंकि साउंड नहीं आता, इनलाइन 4s की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वो एक जो गूंज वाला साउंड होता है ना वो हमें मिलेगा। तो ज़्यादातर यही इसमें ज़्यादा प्ले सिलेंडर्स का नहीं होता कि 4 सिलेंडर्स विल सिलेंडर्स का भी ऑलवेज होता गिव है। यू गुड साउंड? हाँ, ऑलवेज। जो अभी तो हालात सिंगल सिलेंडर तक भी पहुंच गए हैं पाकिस्तान में, सिंगल सिलेंडर बाइक्स भी आ रहे हैं और उनका बिल्कुल साउंड नहीं है, और इसी वजह से बहुत अच्छी प्राइस होने के बावजूद वो बाइक्स नहीं सेल हो रहे हैं। उसकी देखा देखी ना फिर लोग हमारे कम्यूटर्स पे जो वो लाउड एग्जॉस्ट लगाते हैं। अच्छा, बड़ा फ़र्क होता है यार, जो आप सिंगल सिलेंडर बाइक पे एग्जॉस्ट लगा के उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो प्लेजेंट साउंड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है होता, ना? बिल्कुल। और कंप्यूटर पे तो आप और तंग होते हैं, तंग क्योंकि होते हैं आपने बड़ी राइड करनी होती है, और मुसलसल जब आपको पिछली सीट से आवाज़ आ रही होती है ना, तो एक टाइम आता है कि आप कहते हैं यार मैं गलत कर दिया, मैंने ये डिसीजन ठीक नहीं था। शहर में चलाने के लिए ठीक है, एग्जैक्टली, मगर बाहर नहीं। हाँ। लेकिन वो जो दूसरा किस्म का साउंड है ना, वो काफ़ी प्लेजेंट है। किसी भी 4 सिलेंडर बाइक का अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आप लगाते हैं तो इट्स वेरी गुड। लेकिन एट द सेम टाइम बाइकर्स वर्ल्ड में ये साउंड जो है वो प्लेजेंट समझा जाता है, प्लेजेंट समझा जाता है। स्टिल जो नॉन बाइकर्स हैं या रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग रह रहे हैं मिसाल के तौर पे, या रोड पे लोग होते हैं, दे माइट नॉट लाइक दैट साउंड। हाउ डू यू डील विद दैट? कभी हुआ आपके पास कोई ऐसा? नहीं, मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और मैं ये चीज़, इंसिडेंट्स तो नहीं हुए, लाइक मैंने ये चीज़ें ना ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा की हैं। ये आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे पास ना इस टाइम कावासाकी H2R है, ठीक है, इट्स वन ऑफ द लाउडेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, ठीक है। और मैं बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता हूँ जिसके अंदर लोग मुझे कहते हैं कि आप रिएक्शन वीडियोस क्यों नहीं बनाते,
लाइक आप जिस तरह से होता है ना लोगों के पास जाके थ्रॉटल दें और लोग डर जाएं और उसकी वीडियो को मतलब आई लिटरली हेट इट। ठीक है, मुझे इतना बुरा लगता है ना कि ये तो ऐसे ही है कि आप किसी के पास जाके बहुत लाउड हॉर्न दोगे तो वो भी तो डर जाएगा ना, तो आप कोई कमाल तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये तो एक तरह की मुझे ऐसे लगता है कि ये बुरी बात है कि आप किसी को डराओ और उसकी वीडियो पोस्ट कर दो। ठीक है, उसके पास थ्रॉटल देके। तो मुझे आज 2 साल हो गए कावासाकी H2R को लिए हुए, मैंने अभी तक अपने शहर में वो बाइक नहीं चलाया, सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत लाउड है और लोग तंग होते हैं। ठीक है, हायाबुसा को मैं 1-2 दफ़ा शहर में लेके गया हूँ क्योंकि मुझे पता है उसकी गूंज है मगर उसकी आवाज़ इतनी बुरी नहीं है। तो आपको खुद इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। बहुत अनप्लेजेंट साउंड होता है इनका, आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आप शहर से बाहर चला के जाएं तो उस टाइम भी लोग देख के शायद खुश हो, मगर आप जब शहर के अंदर लोगों के पास थ्रॉटल देते हैं ना तो इट्स नॉट गुड। तो मैं इसको पसंद भी नहीं करता और मैं इसको अपनी वीडियोस के अंदर लोगों को मना भी करता हूँ करने से कि ये ना वेरी गुड। मेरे ख्याल से जो एथिक्स और कुछ एटिकेट्स हैं ना बाइक राइडिंग के, उनके हवाले से लोगों को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। खास तौर पे ना देखिए, मोटरसाइकिलिस्ट कोई भी है ना, मैं समझता हूँ कि वो मोटरसाइकिल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बिल्कुल। अब इवन हैवी बाइक राइडर्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइकर्स होते हैं जी। आपने वो हायाबुसा टी-शर्ट और स्लीपर्स में पहन के जो चला रहे हैं वो भी देखे हैं। बिल्कुल, वो भी मोटरसाइकिल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो किन एथिक्स और एटिकेट्स का ख्याल आप समझते हैं कि रखना चाहिए, मस्ट होने चाहिए बिफोर एनी काइंड ऑफ राइड? देखिए, जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी ना, आप जब भी बाइक राइड कर रहे होते हैं ना, बेशक वो सुपर बाइक हो बेशक टूर बाइक हो, तो आप हमेशा याद रखें कि लोग कभी किसी न किसी टाइम ना कोई एक बच्चा या कोई एक लड़का, आप उसको किसी न एक मोमेंट पे इंस्पायर कर रहे होते हो। ठीक है, मैं भी हुआ हूँ। ठीक है, मैं जब लाहौर गया था मैंने भी कुछ बाइकर्स को देखा था, स्पेशली व्हेन यू सी इन द साइड मिरर पीपल जो है ना वो हेड टर्न हो रहे हैं, मुड़ के देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैंने लाहौर, मुझे याद है, मुझे वो आज तक मुझे ऐसे जैसे वो आप कोई वीडियो नहीं चला रहे होते हैं, मुझे ऐसे वो वीडियो की तरह वो मोमेंट्स याद हैं जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुपर बाइक देखा था लाहौर में। जब एक दफ़ा मेरे पास से एक बाइक बहुत स्पीड से गुजरा था। ठीक है, वो कौन से बाइक से, वो मोमेंट्स मुझे याद हैं। तो उस वक्त तो ये होता था कि यार किसी तरह हम नजर भर के देख लें। हाँ, नजर भर के गुजर जाता था। बिल्कुल ऐसे, हम देख नहीं पाते थे। बिल्कुल ऐसे है। तो मुझे याद है, मैं 2009 तक हम लोग मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग है लाहौर में, उसके मैकडोनल्ड्स पे हैवी बाइक्स आए हुए थे हायाबुसा, उस पर फैट टायर लगे हुए थे 360 और 2 भाई वहाँ रुके हुए थे। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें जाके कहूँ कि मैं आपका बाइक देख लूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त को अपना मोबाइल दिया, मैंने कहा यार प्लीज़ उनकी ना पिक्चर तो मुझे ला दो ना। फिर वो मेरा दोस्त गया, उसने पिक्चर्स ली उन बाइक की, फिर मैं वो पिक्चर्स देखता था। तो आप कहीं पे भी फेर रहे हैं ना, आप किसी ना किसी को किसी ना मोमेंट पे शायद आप इंस्पायर करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उस मोमेंट के अंदर, ये इसका हिसाब आपसे बाद में होगा। ठीक है, कि आप उस टाइम ड्रिफ्ट कर रहे थे, आप उस टाइम पूरे अपने, मैंने भी ये गलतियाँ की हुई हैं, शायद मैंने भी बहुत अच्छे शूज़ पहन के बाइक नहीं चलाया हुआ, शायद मैंने भी पूरा राइडिंग गियर पहन के कभी बाइक नहीं चलाया हुआ, मगर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कुछ अरसे बाद कि यार लोग आपको देख रहे हैं, आपकी वीडियोस के थ्रू आपको लाइव देख रहे हैं, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें बताएं कि अगर आपने घर से अपना बाइक निकाला है और आपने गली में ही भी लेके गए ना, तो हेलमेट पहनना है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर गली में जाते हुए आपका बाइक स्लिप हो गया और उस टाइम आपका सर नीचे लग गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो सकता है। तो आपने हर चीज़ का एहतियात करना है, अपने राइडिंग गियर का, अपने शूज़ का और अपने हेलमेट। यार स्पेशली लोगों में ना हेलमेट का तो कॉन्सेप्ट किसी ना किसी हद तक है, वो भी उतना नहीं है लेकिन है सही। बाकी जैकेट्स का और पैंट्स का प्रोटेक्टिव गियर जो आपका होता है, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों में। असल में ना पाकिस्तान के अंदर ट्रैक नहीं है, मैं फिर यही कहूँगा। पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्स होते हैं ना, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए ट्रैक्स होते हैं, तो ट्रैक्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ट्रैक्स में आप बगैर ये पूरी चीज़ें पहने आप नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल आप फॉलो नहीं कर सकते। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, हमारे जो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना ख़राब है, मतलब मेरे ख्याल में मैं अगर हायाबुसा चलाता हुआ शहर में फिर रहा हूँ और मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं। और ये चीज़ मैं यूएस में नहीं कर सकता, यूके में नहीं कर सकता, बल्कि शायद इस्लामाबाद में तो हेलमेट की सख्ती कुछ अरसे में रही है। अच्छा, कम्यूटर को रोक लेंगे लेकिन अच्छे बाइक को शायद बिना रोके, ऐसा हो सकता है। अच्छा नहीं, आप हमारी तरफ आए, वहाँ तो किसी भी बाइक को नहीं रोकेंगे, जो मर्जी हो।
तो अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, दूसरा ये है कि थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस जो होती है ना वो आती है थ्रू, अब टीवी पहले आती होती थी मगर अब सोशल मीडिया ज़्यादा है तो अब ज़्यादा YouTube के थ्रू मेरे ख्याल से पीपल लाइक अस कैन नाउ हाँ, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने लोगों को बताना है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। शायद हम उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ना भी बना सकें तो कम से कम अपने अपनी हरकतों से वो सब कुछ करके दिखा दें। मतलब द वे यू शो योरसेल्फ हाँ बिल्कुल कि राइडिंग गियर आपने कंप्लीट पहना है, ऐसे। बिकॉज यू यार अब इंसान की हेल्थ जो है ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यू बीइंग डॉक्टर योरसेल्फ जी आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करते होंगे कि अल्लाह ताला की ये जो नेमत सेहत है जी ये जब चली जाती है या कोई एक एलिमेंट आपको ज़्यादा अरसे के लिए जब तंग करती है तो देन यू रियलाइज कि यार कितनी बड़ी नेमत ही है। मतलब एक एक इंजरी से कभी कभी लोगों को स्पाइनल कॉर्ड के मसाइल हो जाते हैं ना, फिर उनकी मोबिलिटी खराब हो जाती है, फिर वो बाइक राइडिंग भी नहीं कर सकते। जी मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को कम से कम ये बताया जा सकता है कि आप बाइक राइड आंदा नहीं कर सकोगे द थिंग दैट यू लाइक अगर आप अपने आप प्रोटेक्टिव गियर नहीं होगे। बिल्कुल इसके अलावा भी जो आपने बात की ना कि आप साउंड के हवाले से भी काफ़ी कंसर्न होते हो, दिस इज़ वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि आप इवन आइडलिंग पे भी जहाँ पे आपने स्टार्ट किया और थोड़ा उसको वार्म अप कर रहे हो बाइक को, उतनी देर में आप गियर अप कर रहे हो तो उस बारे में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आपका नेबरहुड किस तरह का है, आपका एग्जॉस्ट कौन सा लगा है, मे बी यू कैन स्लाइड डाउन समवेयर और वहाँ पे जाके आप स्टार्ट कर रहे हो, इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल रखें। ऐसे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हर वक्त किसी ना किसी बंदे को इंस्पायर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर एक बंदे की गलती से ना पूरी मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी जो है ना वो अफेक्ट भी होती है, ख़राब भी होती है। लोग देखा देखी फिर एक्सीडेंट्स का शिकार भी होते हैं और इफेक्ट इस तरह से होती है कि जैसे अभी फ्रांस और ऑस्ट्रिया में शायद कुछ रोड्स हैं जो कि बैंड हैं, वहाँ पे वीकेंड्स पे मोटरसाइकिल्स गेट टुगेदर्स नहीं हो सकते। कुछ फ्लाईओवर्स कुछ कंट्रीज में बैन है, हमारे अपने हाँ यहाँ पे। अली भाई मुझे आप सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताएंगे मोटरवे के ऊपर बाइक्स क्यों नहीं अलाउ? इसी वजह से तो नहीं अलाउड ना। सब आपको क्या लगता है कि सबने वहां जाके व्हीलीज की थी? आपको लगता है सबने वहां जाके 300 मीटर लॉक किए थे? कुछ लोग थे ना, बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोगों की वीडियोस बनी थी और उन कुछ लोगों को मोटरवे पुलिस ने देखा था और वो वीडियोस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे भी गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम बाइकर्स को नहीं आने दे सकते यहाँ पे, चलें ठीक है, इनकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, इनको खुद को हो सकता है, ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए, हाई स्पीड के ऊपर व्हीलीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली कुछ आप एक बाइकर भी है ना वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट मैं तो समझता हूँ स्पोर्ट्स बाइक्स वालों के साथ बड़ी ज्यादती है इस एतबार से। हमारे कंट्री में जहाँ पहले ही रोड्स नहीं हैं, आई थिंक मोटरवे वाज वन ऑफ द ओनली ऑप्शंस जो कि हमारे पास था कि वहाँ पे राइड किया जा सकता था, एंड दैट टू वेरी सेफली सारे प्रोटोकॉल्स के साथ। मे भी कुछ प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाते और उस तरह से प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में फाइन ज्यादा कर देते हैं। फाइन ज्यादा कर देते आप फाइन कर दें कि अगर आपने सुपर बाइक के ऊपर आपने 120 क्रॉस किया तो आपका 10,000 फाइन है। एटलीस्ट आप वो क्रूज एंजॉय तो करो यार। हाँ कम से कम अब जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ से आपको पता है जब इस्लामाबाद आना पड़े ना तो हमारी तबीयत साफ हो जाती है। इवन अगर मेरे पास टूर बाइक भी है, मैं मल्टी स्ट्राडा के ऊपर भी आया हूँ, तो जिन जिन जगहों से हमें गुजरना पड़े ना, आप जरा झंग वाली रोड के ऊपर सफर करके देखें ना, ठीक है, 6-6 फुट के खड्डे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर वहीं पे मैं ऊपर से देख रहा था कि मोटरवे से गाड़ियां जा रही हैं तो मैं बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस। और इवन आपको पता है कि ऑफ रोड बंदा चला लेता है ऐसे बाइक्स, उनमें मजा आता है, लेकिन अगर रोड के अंदर खड्डे जो होते हैं ना वो बड़े पेनफुल होते हैं यार, बहुत पेनफुल। वो तो डायरेक्ट आपको ना जॉइंट्स में हिट करते हैं बिल्कुल ऐसे। और बाइक की भी पेन ऐसा लगता है कि वो सेंसरी आपके साथ ना अटैच यहाँ हुई, बाइक को जब लगती है ना तो लगता है कि आपको लग रही है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा झटका लगता है, कनेक्टेड होते हैं आप बाइक के साथ। या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ना क्या इंस्पायर कर रहे हैं और सारी मोटरसाइकिल कम्युनिटी का जो है ना वो ख्याल करना चाहिए। सो दिस इज़ गुड। आप राइडिंग के बारे में क्या समझते हैं ब्रो? कि वैसे कभी कभी मैं लोगों को ये बताऊँ ना कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइडिंग एक जगह से दूसरी जगह गया हूँ, तो कुछ लोग बड़े हैरान होते हैं कि राइडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय राइडिंग? बिकॉज ऑल दे नो अबाउट मोटरसाइकिलिंग इज़ कि आप किसी ज़रूरत के तहत मोटरसाइकिल को यूज़ करते हो जाने के लिए, ठीक है। ये क्या हुआ कि आपने पैसे खर्चे, पेट्रोल डलवाया और बस वहाँ का चक्कर लगा के आ गए? तो ये राइडिंग क्या, व्हाट डू यू मीन बाय राइडिंग? तो आपके नज़दीक राइडिंग क्या है? मैं जिस तरह से आपको कह रहा हूँ ना कि मेरे नज़दीक तो राइडिंग इज़ फ्रीडम, और ये कोई बंदा भी उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक उसने बाइक सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के लिए ना लिया हो, ठीक है। प्लेयर और ज़रूरत में फ़र्क होता है। आई थिंक शायद एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, गाड़ी में तो आप बंद होते हो ना, बिल्कुल ऐसे, तो कोई आपको फील, आप यू स्टिल फील लाइक होम,
बिल्कुल ऐसे है, कुछ हद बिल्कुल तक, बिल्कुल ऐसे। शायद बाइक पे आपको हवा भी लग रही है, टेम्परेचर भी आप फील कर रहे हो। टेम्परेचर भी आप फील कर रहे होते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो आपके पास विजन आ रहा होता है, विजन, बगैर किसी रुकावट के, पैनोरामिक, बगैर है ना? किसी वो साइड पिलर्स के कार के, आपको एक खुला विजन आ रहा होता है, हवा लग रही होती है बाइक की, रोड की फील आ रही होती है, ठीक है, किसी न किसी हद तक आपको टारमेक फील हो रहा होता है अपने हाथों के अंदर, अपने पाँव के अंदर, ठीक है, कि वो टायर्स के चलने से। एग्जैक्टली। तो अब देखें, जब हम आपने भी नॉर्थ के अंदर सफ़र किया, आपने कभी देखा है कि जब हम अपने इतने बड़े बड़े बाइक्स पे जा रहे होते हैं, तो आपने कभी देखा है GS 150 वाले बेचारे भी, उन्होंने पीछे इतने बड़े बड़े बैग्स रखे होते हैं और उन्होंने सामान पैक किया होता है, वो भी जा रहे होते हैं, तो वो ज़रूरत के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, वो प्लेयर के लिए जा रहे हैं, वो 150 से भी प्लेयर ले रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है उन सबको देख के, मतलब मैं तो, मुझे याद है मैं यहाँ से इस्लामाबाद से खुंजराब गया, तो मैं जो भी 150 वाला आ रहा होता है मैं उसे सलाम करता था ना, कि यार आपकी वाकई हिम्मत है, तुम्हारी अजमत को तो सलाम है यार। कि आप यार उसके ऊपर एंजॉय करते यार हुए आ मैंने गए। एक 70 वाले अंकल को देखा, एंड अच्छा। ही वाज विद अस खुंजराब तक। ऑल्दो जबरदस्त। हमारे पास डिफरेंट बाइक्स थे, हम तो पहले पहुंच जाते थे, लेकिन हम कहीं ज्यादा स्टे करते थे ना, ही यूज्ड टू पास बाय। अच्छा, अंकल पहुंच जाते थे। तो हम हैरान होते थे कि यार अंकल की हिम्मत, यार 70 पे, कैन यू थिंक, कैन यू इवन इमेजिन। और वो थे भी इस्लामाबाद से नहीं थे, किसी साउथ में किसी जगह से थे। बड़ा मुश्किल है। मैंने एक दफ़ा BMW का 300 GS चलाया, हम लोग गवादर जा रहे थे, तो मेरे दोस्त के पास था, मेरा मल्टी स्टार्टर नया नया आया था, तो मेरा दिल किया, मैंने कहा यार ये BMW तो चला के देखें। वो 310, वो अब्रार भाई वाला, इब्रार भाई वाला ना। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा यार बाइक तो देना। उसने मुझसे मुझे बाइक दिया, मैंने हार्डली 3 किलोमीटर चलाया तो मैंने साइड पे खड़ा कर दिया, मैंने कहा ये ले चाबी। यार स्वाद, मैं तो इवन ये भी अब्रार भाई की भी हिम्मत है सर, मतलब क्रॉस कंट्री ट्रैवल करना, वो भी कितने सीसी। 300 के ऊपर सफर ही नहीं कटता, ठीक है। मतलब मेरा तो हमेशा ये मानना है कि आपने ना अगर नहीं थकना ना तो सफ़र काट लो। हालांकि मेरा ये गलत फार्मूला है, मगर मैं ना हमेशा ये करता हूँ, मैं अपने ग्रुप को भी पीछे छोड़ देता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं जाके ना खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ, आप आ जाना। हम जब देवसाई से उतर रहे थे तो हमारा 3.5 घंटे का सफ़र था अस्तौर तक। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनको कहा था भाई जिस स्पीड में आप आ रहे हैं मैं नहीं आ सकता, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं थक जाऊंगा ना, मुझे नींद आने लग जाएगी। मैं बाइक भगा भगा के मैं वहाँ गया, रिलैक्स हुआ, खाने का ऑर्डर किया। अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग पहुंचे। तो बड़ी हिम्मत है जो लोग 300 और 150 पे सफ़र करते हैं। और अबरार भी जिस तरह आप बता रहे हैं, उनकी भी बहुत हिम्मत है और वो बड़े ज़बरदस्त ट्रैवलर हैं। और ख़ास तौर पे जो मैं हमेशा जब भी बैठा होता हूँ मैं यही तारीफ़ कर रहा होता हूँ कि यार वो 300 पे फेरे, बहुत हिम्मत है कि 300 सफ़र ही नहीं काटता भाई। सच एन इंस्पिरेशन मैं समझता हूँ। और मुझे तो होम सिकनेस भी बहुत होती है पर्सनली, तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो मैक्सिमम जो ट्रिप करता हूँ वो 10 डेज़ का करते हैं हम, जो ग्रुप में सब करते हैं, तो इससे ज़्यादा ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन आई लुक एट हिम, कि वो अपने कंट्री से, अपने घर वालों से, फैमिली से इतना दूर, और महीना शायद उससे भी ज़्यादा, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी मैनली ऑफ हिम, आई वुड से, बिल्कुल, टू डू दिस। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, आई वुड से, हाँ। क्योंकि आप वैसे नहीं कर सकते हो। आप एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री के क्या चैलेंजेस हैं, आपको पकड़ के बंद कर दें, आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल ऐसे। और फिर आपका बाइक है, मशीन है, खराब हो जाए कहीं पे, सबसे ज़्यादा तो टेंशन ये। मैं तो मार्गलास में जाता हूँ, ये सोच के जाता हूँ, एक छोटी सी टूल किट लेके जाता हूँ कि अल्लाह ना करे तो खराब होगी तो मैं कैसे वापस लाऊंगा बाइक। तो आप कंट्री छोड़ के जाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मुझे ये बताएं कि अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स की बात की है, ठीक है, डिफरेंट सीसीज हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ बाइक्स हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल सिर्फ मोटरसाइकिल होता है, इट्स अ बिग अम्ब्रेला जिसके नीचे बहुत सारे सीसीज के डिफरेंट बाइक्स आते हैं, और कम्यूटर्स भी उसमें शामिल हैं, एंड इवन इफ़ यू लाइक अ होंडा और यामाहा, ये डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल बाइकर्स। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरे ख्याल में जो आपने एंड में बात की है ना, बाइक ही है, ठीक है, वो कोई भी हो, ठीक है। ऑब्वियसली प्लेयर में फ़र्क होगा। 1000 सीसी के इवन अगर आप ट्रायम्फ जो है, ठीक है, 2400 सीसी, तो जब आप उसे चलाएंगे उसमें, और जो आप सिंपल फर्ज करें, चले GS 310 चलाएंगे, दोनों में बहुत फ़र्क है। हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली पीपल से, पीपल हु राइड द बाइक, क्या आपको लगता है कि वो सब लोग एक जैसे होते हैं जो डिफरेंट बाइक्स राइड करते हैं, या फिर नहीं, वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अंदर बहुत फर्क है। लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है। That's what I want to talk about. The bigger the CCs, the bigger the ego. Yeah, man. ठीक है, मेरा ये ख्याल है, मैंने ये देखा हुआ है लोगों के अंदर। I would say it's a challenge उस बंदे के लिए
जिसको अल्लाह ताला ने ये बड़े बाइक हाँ, की नेमत दी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने आपने ईगो को कैसे मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़े बड़े मकाम पे बहुत झुका हुआ भी देखा है, ठीक है, और मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है और ईगो है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और फिर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे बाइकर से मिलता हूँ, और मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अंदर बहुत अच्छी आदत है ना, वो ये है कि मैं लिसनर बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। बेशक मेरे साथ कोई मेरे से बहुत जूनियर भी बैठा होता है ना, वो मुझे जब बातें बता रहा होता है ना, तो मैं ये नहीं कहता अच्छा ये तो मुझे पता है, मैं सुनता हूँ उसकी बात, वो क्या शायद मुझे कोई काम की बात मिल जाए उसके अंदर से, मैं सुनता हूँ। तो इवन अगर कोई मैं ऐसी गैदरिंग में बैठा हूँ जहाँ पे लोगों में बहुत ईगो है, ठीक है, तो मैं वहाँ भी चुप करके बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ, ठीक है। इससे शायद मैं कोई गलत बात कर दूँ उनके सामने, या शायद मुझे गुस्सा आ जाए, नहीं, मैं ऐसे लोगों में बैठा हूँ, ठीक है, जिनको मैंने इस तरह से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद मैं जब उठाऊँ तो बस बहुत अच्छे तरीके से मिल के सलाम करके, एंड दैट्स इट। तो अब ये बात है कि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपके पास बेशक बड़ा बाइक है, बेशक आपके पास छोटा बाइक, मैंने बहुत छोटे छोटे बाइक वाले बहुत बड़े बड़े दिलों वाले देखे, ठीक है, वो यूजली ऐसे ही होते हैं, वो मुझे ऐसे ही लगता है होते हैं। छोटे बाइक्स वाले सारे जो हैं उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे हैं नॉर्थ के अंदर, इतने अच्छे कि आपकी सोच है। और मैं अब आपको अपनी एक दोस्त की एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग देवसाई जा रहे थे, हम सबके पास बड़े बाइक्स हैं, ठीक है, और हम थोड़ा सा पीछे रह गए, और मेरा एक दोस्त ना थोड़ा सा आगे था। तो हमें ना 2-3 दफ़ा ना एक बाइक ने क्रॉस किया, उस बाइक के ऊपर ना हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है, वो हस्बैंड चला रहे थे और उनकी वाइफ पीछे थी, और वो देवसाई जा रहे थे, और उनके पास गालबन GS 150 था, गालबन में, आई एम नॉट श्योर, मगर 150 था, और वो जा रहे थे, और वो बड़ी उनने पैकिंग शैकिंग की हुई थी, सामान हमारा यंग कपल था, ठीक है, और वो जा रहे थे, और देवसाई पहुंचने से पहले ना बारिश शुरू हो गई, ठीक है, और उनके पास रेन सूट एक था, ठीक है, और जब तक हम वहाँ पे पहुँचे, वो हमसे आगे थे, तो मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त हमारे साथ था उसने अपना रेन सूट उन्हें दे दिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं वही आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो उसने वहाँ से लेकर सतपारा लेक से लेकर देवसाई तक सारा सफ़र बारिश में किया अपने नॉर्मल ड्रेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शायद ये भी है कि शायद अगर आपने वो वाला टाइम देखा हुआ हो 150 सीसी वाला या 300 सीसी वाला, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा एहसास होता है। बिल्कुल। मगर आपको ना हर बाइक की, हर बाइकर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नो मैटर कि उसके बाद कौन सा बाइक है, महंगा है, सस्ता है, जैसा भी, क्योंकि पीपल्स वैल्यू मैटर्स मोर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए। आई डोंट नो कि इसको कैसे आप ला सकते हैं, बिकॉज यू सी बिगर मशीन्स जो हैं अक्सर एजुकेटेड लोगों के पास ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल, ठीक है, या ऐसे लोग जो कि अच्छा खासा पढ़े लिखे होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट भी फिर ये किया जाता है कि वो उनमें कम से कम ये वैल्यूज़ होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये वैल्यूज़ देखने को नहीं मिलती, यू नो। तो वही वाली बात है कि बिगर सीसीज के साथ ज़्यादा ईगो भी आती है, तो इट बिकम्स अ चैलेंज टू एक्चुअली कीप दैट इन लिमिट, तो उसको लिमिट में रखना बड़ा ज़रूरी है। ओके, सो आपकी टफ क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। आपकी जो टाइप ऑफ राइडिंग है, ठीक है, उससे जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते होंगे डेफिनेटली, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार यू आर राइडिंग एट ए वेरी डेंजरस स्पीड, जो आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो रोड्स हैं, ये रोड्स उसके लिए बनी भी नहीं है, ठीक है, एंड ऑल्सो शायद राइडिंग गियर भी कभी कभी पहना तो होगा पूरा आपने, प्रॉपर नहीं है, पूरा ठीक है, कम से कम ग्लव्स शायद उस तरह से आप ग्लव्स भी, और मेरे पास ना बहुत अच्छे वो नहीं है, जो पैंट्स जो होती हैं ना, लाइक प्रोटेक्शन वाली, वो मेरे पास नहीं है, वो अभी भी नहीं है। हाँ, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैंने ना अक्सर ये किया था कि जब हम स्टार्ट के अंदर ना, जब भी मैं वीडियो, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उस वीडियो से पहले ना मैं एक वार्निंग दे देता था, अच्छा, ठीक है, एक छोटा सा ना ऐसे वार्निंग आ जाती थी, और उस पर लिखा होता था कि हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हम पागल हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। उसमें ये लिख देता था कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, हम एक सेफ इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। मेरी इन्वायरमेंट जिस जगह पे मैं कर रहा हूँ और जो जहाँ के मुझे लोग देख रहे हैं, उनकी इन्वायरमेंट में फ़र्क है। मैं शहर से बाहर जाके कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं जिस रोड के ऊपर हूँ वहाँ ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ यू टर्न्स नहीं है, मैं खाली पैच के ऊपर कर रहा हूँ, इट्स 1.5-2 किलोमीटर्स का पैच है, साइड पे डेजर्ट है, तो उस टाइम, ठीक है, तो मैं ये लोगों को बताता था
कि ये यहाँ के लिए ठीक कंट्रोल्ड है, एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कुछ हद तक ठीक है, कंट्रोल्ड, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैक्स नहीं है तो बस ये मेरा कंट्रोल। डेजर्ट में जानवर नहीं निकल सकते साइडों से? नहीं, डेजर्ट में कोई जानवर, ऐसा अच्छा, जानवर, rodents बड़ा वगैरह जानवर नहीं नहीं होते? होता, लाइक स्नेक्स वगैरह में भी, अच्छा, कोई बड़ा जानवर नहीं होता। रोडेंट शॉडेंट नीचे आ जाए तो मसला नहीं होता बाइक की? रोडेंट नहीं मिला मुझे आज तक वैसे तो। ये है कि फिर मैंने ये करना शुरू किया, मगर मुझे पता था कि जो मेरी 99% जो मेरी ऑडियंस है ना, उनके पास तो सुपर बाइक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो 1% या शायद 0.1% ऑडियंस है जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या बड़े शहरों के जो बाइकर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि यार ये बंदा ना हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कि हमने ये शहरों के अंदर नहीं करना। वैसे मैं इस बात को एक्नॉलेज करूंगा माशाल्लाह कि जो आपकी सिटी राइड्स हैं, मैंने उसमें आपको ओवर स्पीड करते और रैश ड्राइविंग करते नहीं देखा। सिटी राइड्स मोस्टली जो हमारी होती है ना, उसमें ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी ना किसी, जैसे बहावलपुर हो गया, लाहौर हो गया, मैं लोगों को शहर दिखा दूँ कि शहर कैसा है। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे फिर रहे हैं, लोग कैसे हैं, खाने पीने की कौन सी जगह अच्छी हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है। और फिर जब एक टाइम आया कि मुझे ये लगा, आपके इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरी तरफ अब लेके जा रहा हूँ, कि जब एंड में आके मुझे ये लगा ना कि यार शायद लोगों को ये लग रहा है, कुछ एक परसेंटेज ऐसी थी जिनको ये लग रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा राइडिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दैट इज़ ओवर स्पीडिंग। तो फिर मैं एडवेंचर टूरर की तरफ चला गया। अच्छा, ठीक है, अच्छा, वो डिसीजन इसकी वजह ये से था डिसीजन एक उसकी रीज़न ये थी ओके कि मैं लोगों को यार, मैं तो दिखाऊं। खुश हो रहा था कि आप एडवेंचर राइडर भी हैं। नहीं, मैं असल में लोगों को ये भी दिखाना चाह रहा था कि आई एम नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स बाइकर। ठीक है, मैं एक दिल से बाइकर भी हूँ। ठीक है, मैं अच्छा, यानी दिल वाली बाइकिंग जो है एडवेंचर राइडिंग वो एडवेंचर है, मेरे ख्याल में वो Okay, एडवेंचर good. राइडिंग में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका ना, उसमें आपके पैशन का पता लगता है। ठीक है, ना तो ओवर स्पीडिंग है, ना तो साउंड है। ठीक है, ना वो इनलाइन 4 इंजन्स हैं, ना लॉन्ग डिस्टेंसेस भी हैं, ना वो एक्रापोविक के एग्जॉस्ट हैं। ठीक है, अब पता लगेगा कि आप 10-10 दिन घर से बाहर बाइक के ऊपर रह सकते हैं कि नहीं। अब पता लगेगा कि आप बाइकर बाय हार्ट हैं कि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो सब कुछ पता लगता है एडवेंचर टूरिंग के ऊपर जाके। स्पोर्ट्स वाला तो ठीक है, शुगल है, आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, आपको व्यूज़ मिले, आपने साउंड दिखाया, स्पीड दिखाई। आपको पता है मेरे H2R के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि मिलियन क्रॉस कर गई हैं। ठीक है, और आप मेरे मल्टी स्ट्राडा के ऊपर मैंने 10-10 दिन मैं घर से बाहर रहा हूँ, मैंने कैंपिंग की है, मैं कुमराट गया, ज़्यादा टॉल लिया, आई नो सब कुछ आपको पता है आपने किया हुआ है। और मेरे उन वीडियोस के ऊपर 50-50 हज़ार व्यूज़ भी नहीं है। ठीक है, मगर मैंने आते साथ ही बाइक बेचा तो नहीं, क्योंकि मुझे उसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैंने कहा यार असल चीज़ तो ये थी जो मैं मिस कर रहा था। ये करना था, इस तरह से निकलना था, घर से बाहर रहना था। पता लगता है कि यार आप बाइकर हो, लोग आपसे वहाँ जाके पूछते हैं यार आप इस बाइक पे आ गए। इट्स सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत डिफरेंट राइडिंग जो है ना, क्योंकि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स बाइक में ना आप बाइक एंजॉय करते हो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जबकि एडवेंचर राइडिंग में आप बाइक भी एंजॉय करते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप जगह एंजॉय करते हो, लोग एंजॉय करते हो, बिल्कुल ऐसे, एनवायरनमेंट एंजॉय करते हो। ठीक है, आपको डिफरेंट जगह देखने का मौका मिलता है और वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। आप शहर की निकल के ना एनवायरनमेंट से जब नेचर के करीब होते हो, डिफरेंट लेक्स आपने विजिट किए हैं, डिफरेंट नॉर्थ के साइड पे, आई नो कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, बल्कि आप तो उधर भी गए थे, शमशाल वैली भी। सो वो रोड टेरेन भी आप एक्सपीरियंस करते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, आपको नेचर से जोड़ने वाला होता है। एंड आई थिंक इट्स ए टफ थिंग टू डू, इट मेक्स यू टफर। एडवेंचर राइडिंग से आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, नया कुछ लर्न करते हो। लेकिन जिस किस्म की राइडिंग स्पोर्ट्स बाइक पे आप करते हैं ना मुझे लगता है वो भी बहुत टफ है। अच्छा, मैं इसको ना मैं एक थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ कि जो स्पोर्ट्स बाइकिंग है ना, इट्स लाइक अ ड्रग। मुझे ये लगता था कि इट्स लाइक अ ड्रग। ठीक है, और ड्रग ऐसे कि चलें हम कोई बुरी ड्रग के बारे में बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल इट्स अ पेन किलर। ठीक है, जब आप राइडिंग करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप 500 मिलीग्राम की पेन किलर ले रहे हैं फॉर 1 मंथ। ठीक है, और आपको पेन फिर भी रहता है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप उस ड्रग के यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 500 से आपका गुजारा नहीं होगा और आप फिर 1 ग्राम पे चले जाएंगे। टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स बाइक बिल्कुल इसी तरह से है। जब आप उसको राइड करते हैं ना, जब आप 300 पे बार बार मीटर लॉक करने लग जाते हैं, आपको एड्रेनलिन रश होता है बॉडी के अंदर, तो आप ना एड्रेनलिन जंकी बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी होती है। मैंने ये वाली चीज़ ऑब्जर्व की है। उसके बाद आपको 300 कम लगना शुरू हो मुझे ये जाता है। सीसीज में पता था
कि सीसीज में अगर आपने 600 सीसी बाइक चलाया और राइड किया है तो कुछ अर्से बाद वो आपको कम लगने लग जाएगा। ये जब बात ये 1000 पे भी ऐसे होता है। ये आप कह रहे हैं कि स्पीड में भी ऐसे होता है? स्पीड में भी ऐसे होता है, ये 1000 सीसी में भी ऐसे होता है, और इसलिए तो लोग 1000 सीसी को फिर ट्यून करते हैं, फिर उससे ECU फ्लैश करते हैं, फिर उसे डायनो ट्यून करते हैं कि हम इसको तेज करें किसी तरीके से। ठीक है, तो फिर वो जो एड्रेनालिन रश होता है ना वो फिर बढ़ता जाता है, और ये वो वजह होती है जिसकी वजह से मिसहैप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक रोड जिसके ऊपर आपने एक दफ़ा 200 पे चले गए तो आपने कहा यार 200 पे तो मैं जाता रहता हूँ, ठीक है, दिस टाइम 240, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 260, 280, तो उसकी वजह से ना मुझे ये लगता था कि ये एक ऐसी ड्रग है जिसका ना कोई एंड नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर जब मैं एडवेंचर की तरफ आया तो मैंने ये नोटिस किया कि यार ये उससे भी बुरी है। अच्छा। उससे भी बुरी ड्रग है, मगर इन अ गुड वे। इन अ गुड वे ये कि इसके अंदर आपकी जान को खतरा नहीं है उतना। बिल्कुल। मैं, आप यकीन करें, आपको तो ज़्यादा अरसा हो गया, मुझे तो अभी तकरीबन 1.5 साल हुआ होगा एडवेंचर टूर की तरफ आए हुए। आप यकीन करें, मैं जब टूर करके वापसी आता हूँ ना, मुझे अगले ही हफ्ते दोबारा तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि मैं कहीं जाऊँ। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर इतना मज़ा है, कोई एड्रेनलिन रश नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर मज़ा इतना है कि यार आप एक दूर डेस्टिनेशन पे गए हो, आपने कैंपिंग की, आपने एक नई जगह देखी है, जो तस्वीरें लोग पोस्ट कर रहे होते हैं आप देखते हैं यार यहाँ तो मैं गया हूँ, ये भी मैंने किया हुआ है, ये भी बडगोई किया हुआ है, बाशु वैली की हुई है, शमशाल किया हुआ है, जितने भी मुश्किल, और आपकी जो कंपनी होती है उससे भी बड़ा कंपनी को मजा आप आता है, एंजॉय करते हो, तो दोनों चीज़ें बहुत सिमिलर भी हैं और बहुत डिफरेंट भी हैं मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल से हमने स्पोर्ट्स बाइक और एडवेंचर राइडर जो है ना वो काफ़ी कंपैरिजन कर लिया। सोलो राइड की है कभी आपने एडवेंचर सोलो राइड मैंने की थी, मैं हुंजा से खुंजराब गया था। हुंजा से खुंजाब, ओके। बस वो कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे मुझे पर्सनली सोलो राइडिंग का उतना मज़ा नहीं आता। देन यू हैव अ लॉट ऑफ मतलब आउटर इन्वायरमेंट जिसको आपने एंजॉय करना होता है। जी 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 जी। जब हम सारे दोस्त होते हैं तो फिर हम वो कनेक्टेड भी होते हैं, हम बस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं जगहों के बारे में, डिफरेंट प्लान्स बना रहे होते हैं, यार यहाँ रुक के चाय पी लेते हैं, यहाँ रुक के खाना खा लेते हैं, बिल्कुल वो वाली माउंटेन देख यार, वो ये वाला देखो, यू नो, यू कीप टॉकिंग, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। असल में हुआ ये था कि हम लोगों ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो स्कर्दू से शुरू की थी। हम स्कर्दू से देवसाई गए थे, देवसाई से अस्तोर, अस्तोर से गिलगित, गिलगित से हुंजा, इन वन गो हम 12 घंटे हमने बाइक चलाई थी। अच्छा, ठीक है। जब हम 12 घंटे बाइक चला के हम हुंजा पहुंचे थे ना, गुलमीत में हम रहे थे, जब हम गुलमीत पहुंचे थे तो गुलमीत पहुंच के ना सब नियरली मतलब मर चुके थे। उन्होंने कहा भाई बस अब हम सो रहे हैं। अच्छा। मेरी आदत ये है कि मैं कहता हूँ कि जब आप टूर पे निकले हो ना तो मैं उसको जितना हो सके यूटिलाइज करूँ अपने टाइम को। मैं सुबह 7 बजे फिर उठ गया। ठीक है, और मैं सबको उठा रहा था कि चलो चलो खुंजराब जाना है। कोई भी रेडी नहीं हुआ जाने के लिए। उन्होंने कहा भाई आपने जाना है तो जाए, हम में से कोई भी नहीं जा रहा। तो उन्हें वो सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा यार हम वेकेशन पे आए हैं, कोई हमारे कोई सजा थोड़ी है हमारी। तो फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम बाइक स्टार्ट किया। गुलमीत से निकला, खुंजराब गया। वो पूरी वीडियो मैंने बनाई। खुंजराब पे मैं तकरीबन 1-2 घंटे रुक गया था उस दिन में, सरप्राइजिंगली। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा मल्टी स्टार्टर स्टार्ट किया और फिर वापस आ गया। तो वो मेरा एक सोलो ट्रिप है एडवेंचर में। अच्छा। तो क्या आपने डिफरेंस देखा सोलो राइडिंग? मैंने डिफरेंस ये देखा कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट था, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिला उससे कि मैं कुछ कर सकता हूँ अकेले भी। ठीक है, और ये है कि ये एक पॉजिटिव था। नेगेटिव ये था कि मुझे बाइक चलाते हुए डर बहुत लग रहा था कि यार वही आपके वाली बात ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इटालियन बाइक था मेरे पास, मल्टी स्ट्राडा, और इन इटालियंस का तो कोई भरोसा नहीं होता। तो मैंने कहा यार कोई इशू ना आ जाए, बाइक पंचर ना हो जाए, कोई भी चीज़, तो मैं यहाँ पे किसको बुलाऊंगा हेल्प के लिए। ये सबसे बड़े फियर्स होते हैं। बाइक पंक्चर का फियर ना मुझे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ा पेन वाला। अच्छा, हालांकि है भी मेरा जो बाइक है वो ट्यूबलेस था। अच्छा। हाँ, मगर फिर भी मुझे एक वो फेयर था कि यार कुछ भी हो सकता है, कोई पत्थर वगैरह लग जाए, कोई इशू आ जाए बाइक के अंदर। यार मैंने ये देखा कि ये वाली रिलायबिलिटी जो है ना, ये कम्यूटर्स में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे GS 150 हो गया, और ये जो छोटे बाइक्स जितने भी हैं, इनको तो आप ना खुले दिल के साथ जहाँ मर्जी ले जाएं, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है आप। और इसमें फिर ये होता है ना कि यार मुझे कहीं ना कहीं इसका मैकेनिक तो मिल जाएगा। हर बंदे को पता होगा। ये बड़े बाइक्स तो हम इंजन देख के ना खुद हैरान रह जाते हैं, ये कौन सी ट्यूब कहाँ जा रही है और कौन सा पार्ट क्या है, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल ऐसे। तो देखिए बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले हम बाइक इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे राइडर्स की आई एम श्योर आपको भी न्यूज़ मिलती होगी जिनके मिसहैप्स होते हैं, इवन डेथ्स भी होती हैं, सुभान अल्लाह। वैसे तो जो वक्त आया होता है उसी पे इंसान ने जाना होता है, लेकिन वी नीड टू टेल पीपल कि
जो स्पोर्ट्स बाइक राइडिंग है इट्स वेरी डिफरेंट दैन द नॉर्मल राइडिंग। आप स्पोर्ट्स बाइक को उसी तरह से नहीं मोड़ सकते हो अपनी मर्जी से, बिल्कुल जिस तरह से आप कंप्यूटर को जब जी चाहे कहीं पे भी मोड़ लेते हो, यू नो। अभी पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले एक बाइकर की हमारे ग्रुप में, जो फार ऑफ ग्रुप था, उसमें डेथ हुई। वो इसी वजह से हुई कि उसने नया बाइक लिया नए नए शौक में, और वो राइडर्स के साथ निकला, सोलो राइडिंग पे नहीं निकला। अच्छा। लेकिन जिस स्पेस से बाकी राइडर्स एक कर्व से गुजरे मरी जाते हुए एक्सप्रेसवे पे, उससे वो उस तरह से नहीं गुजर सका। ठीक है। बिकॉज उसको वो काउंटर स्टीयरिंग का नहीं पता, उसको लेटाने का नहीं पता, स्पीड का नहीं अंदाज़ा, और वो बाहर निकल गया एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। तो नए राइडर्स को आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अक्सर ना मैंने टिकटॉक की वीडियोस भी सामने आती देखी हैं। अच्छा। कि जैसे एक स्पोर्ट्स बाइक राइडर ने अपने नॉर्मल किसी लड़के को, नॉर्मल दोस्त को अपना बाइक ज़रा टेस्ट करने के लिए दिया, और वो तो वीडियो भी H2R की थी। अच्छा। आर था या नहीं, कावासाकी था बैटल, और वो उसने उसको 1 to 5 की तरह शायद ना बहुत ज़्यादा रेव किया, और बाइक इधर गया उधर गया, लेकिन वो बच गया बंदा। अच्छा। लेकिन मैं सोचता था कि सुभान अल्लाह यार, ये बंदा अपने साथ क्या कर रहा है। हमें मेरे ख्याल से बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस एतबार से कि बिल्कुल एजुकेट कम से कम करें नहीं। हाँ, हमें ये बताना चाहिए अपनी यंग जनरेशन को कि देखें, अगर आपके पास सिर्फ पैसे हैं ना बाइक लेने के लिए, और अगर आप बाइक जाके शोरूम से ले भी लेते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बाइकर बन गए। ठीक है, बाइकर बनने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, मेरे पास जब R6 था और मैं जब बाइक सीख रहा था, तो मेरे साथ उस टाइम टर्निंग के ऊपर एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, मेरा हैंडल वॉबल कर गया था एक दफ़ा। अच्छा। एक दफ़ा मुझे ये पता लगा कि फ़िज़िक्स भी कुछ होती है। ठीक है, कि आपने कितनी स्पीड के ऊपर कितने एंगल के ऊपर मोड़ना होता है, ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैं, तो उससे पहले तो नहीं होता था। गाड़ी में बैठे बैठे तो आप शायद 120 पे भी पूरा स्टीयरिंग मोड़ दें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, टर्न आप लेके चले जाएंगे। बाइक इस तरह काम नहीं करता। बाइक का आपने जब हैंडल मोड़ना है तो आपने बाइक को लीन भी करना होता है। हैंडल शायद मोड़ना भी बहुत कम है, हाँ, बहुत ज़्यादा कम तो होता है। आपने हाँ लीन ठीक है, करना मतलब जब आपने लीन करना है उसको उस तरफ मोड़ना है, तो फिजिक्स उसके अंदर ना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब भी बाइक लेना है, उससे पहले एक तो आपने स्टडी बहुत करना है यूट्यूब के ऊपर। मेरी वीडियोस नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, मेरी ना बाइक की वीडियोस आपने देखनी है। मेरी ना देखें, उससे आपको सीखने को नहीं मिलेगा इतना कुछ, मगर बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी जिसमें आपको राइडिंग सिखाई जाती है। ठीक है, खास तौर पे एडवेंचर टूरिंग की तो इतनी वीडियोस हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सिखाने में। हाँ, कोर्सेज हैं, तो आप वो सीखें, वो देखें, और अपना राइडिंग गियर पूरा रखें। ठीक है, और रैश ड्राइविंग ना करें, रैश राइडिंग ना करें, और एहतियात से चलाएं, और हमेशा ये सोचें कि somebody is waiting for you at home। आपका कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ कभी? मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जिसके अंदर मेरा बाइक मतलब लगने लगा था। अच्छा। मगर वो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं थे कि नियर डेथ, क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड के ऊपर नहीं थे। लाइक मेरे 70, 80, 100, 120 के ऊपर हुए हैं। अच्छा। मगर मैंने, क्योंकि अब बाइक्स जो है ना वो बहुत एडवांस हो गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, व्हीली कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या बाइक्स के अंदर चीज़ें आ गई हैं। तो बाइक्स किसी न किसी हद तक आपको बचाने वाले तो अल्लाह है, मगर आपको किसी न किसी हद तक सेफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ख़ास तौर पर जो ये ABS टेक्नोलॉजी बाइक के अंदर आई है, उसने मुझे 2-3 मिसहैप से बचाया। अच्छा, उन मिसहैप्स में मैं तो बच जाता, मगर जो मेरे सामने आ रहे थे ना वो ना बचते। हाँ, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी और के लिए हो सकता था, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि अच्छा, मैं आपकी पिछली बात का आंसर भी इसके अंदर करने लगा हूँ, जो आपने बोला था मिसहैप्स के बारे में। जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, मेक श्योर करें, मैं अभी वो आपकी टीम के भाई के साथ भी याद कर रहा था, मेक श्योर करें कि आप जिस जगह बाइक चला रहे हैं ना, वो जगह आपने एक दफ़ा सर्वे कर लें उसका। बिल्कुल। मेरे कुछ बहुत करीबी जानने वालों की लाहौर के अंदर डेथ्स हुई हैं डिफेंस के अंदर, और वो डिफेंस के रहने वाले थे, उसी रोड पे रहते थे जहाँ उनकी डेथ हुई है, और उसी घर के पास ही उनकी डेथ्स हुई हैं। कैसे हुई हैं? जब उन्होंने बाइक निकाले, उनके लिए तो नॉर्मल था, ये तो डिफेंस की रोड्स हैं। उन्हें नहीं पता था कि आज DHA पुलिस ने सामने बैरियर लगाया हुआ है। ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि आज सामने रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, मट्टी का एक वो पड़ा हुआ है, रात का टाइम था। ठीक है। अच्छा। उन्हें नहीं पता था कि आज इस वाली यू टर्न को ना उन्होंने ओपन किया हुआ है। अक्सर बैरियर रख के क्रॉस किया होता है, रोका होता है, तो वहां से कोई गाड़ी टर्न ले लेती है। कार वाले को, बाइक वाले को, साइकिल वाले को नहीं पता कि पीछे से 260 270 के ऊपर कोई मशीन आ सकती है। वो तो अपना नॉर्मल जैसे रेगुलरली वो यू टर्न लेते हैं, वो तो उसी तरह लेंगे। बचाना आपने अपने आप को खुद है।
यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइकर की ज़्यादा है। बाइकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर आप गाड़ी वाले को नहीं बता सकते कि 200 की स्पीड में पीछे से बाइक आ रहा होगा। आप जरा एक दफा रुक के तसल्ली से देख वो लेना। तो पहले पूछेगा कि 200 को तुमने कहा किसने इस बाइक रोड पे चलाने को। 2 से 3 सेकंड लगते हैं अगर आप 200 के ऊपर हो ना, तो एक ऐसी जगह पे जहां गाड़ी वाले को आप नहीं नजर आ रहे और गाड़ी तक पहुंचने में 2 से 3 सेकंड। और आप खुद सोचें कि उस 2 से 3 सेकंड के अंदर कार वाला नहीं वेट करता, वो बस एक दफा ऐसे देखता है कोई नहीं आ रहा तो वो मोड़ देगा। आप जब तक वहां पहुंचेंगे आपकी ब्रेकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जब भी निकलना है, बेशक उस रोड के ऊपर आप रोज निकलते हो, आपने एक दफा सर्वे कर लेना है। नॉर्मल राइड करते हुए जाएं, 80 60 80 70 के ऊपर जाएं, सारा रोड देख लें। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ओवर स्पीडिंग ना करें, अपना नॉर्मल बाइक चलाएं। शहर है, कोई भी चीज़ सामने आ सकती है। और इस तरह के एक्सीडेंट्स तो यहाँ पे भी पता है आपको बहुत। हाँ, बहुत होते हैं। ये बैरियर वाले बैरियर एक्सीडेंट तो इस्लामाबाद में मैंने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, ब्लू एरिया वाली रोड जी पे जी, ना बैरियर रख दिए और वो शायद ऊपर कुछ वो भी नहीं लगा हुआ था, रिफ्लेक्टर्स नहीं थे। वो बाइकर्स आ रहे हैं अपनी राइड पे और रात को ही निकलते हैं, जी, जी, जी। ज़्यादातर जब एम्प्टी होता है और वो डायरेक्ट उसमें लगे और बड़ा कैटास्ट्रोफिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी बाइक में हमेशा एंड में यही कहूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइकर की। आपको आप हर गाड़ी वाले को, साइकिल वाले को नहीं समझा सकते, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट बाइक? मैंने आज तक लाइफ के अंदर जितने भी बाइक चलाए हैं ना, मैंने स्पोर्ट्स का अलग बताना है आपने, एडवेंचर का अलग। मैंने कावासाकी H2R से अच्छा बाइक नहीं चलाया। अच्छा, चलाया नहीं है या पसंद है आपको? चलाया है मेरे ख्याल में मैंने अभी तक इससे ऊपर भी कोई आता है ना, MTT है कोई, आई डोंट नो। नहीं, इससे ऊपर कोई भी बाइक नहीं है। एज इन परफॉर्मेंस वाइज देयर इज नो बाइक। और परफॉर्मेंस वाइज मैटर नहीं करती? हाँ, टॉप स्पीड मैटर करती है। इट्स मतलब इट्स वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक, 400 तक जाता है। ओके, तो इस मैंने सब बाइक्स रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करें तो कुछ बाइक्स और आते हैं, पता नहीं वो टॉमाहॉक। अच्छा, ये इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताऊं। Really a bike, I think. It's not really a bike and it's not really मतलब प्रोडक्शन बाइक। टोटल वो 10 बाइक्स बने थे 2003 में, आई थिंक 4 में बने थे, और वो जितने भी बने थे वो सेल हो गए थे, ठीक है। और वो ऐसा बाइक नहीं है जिसको आप रोड पे चला सकते। इट्स अ बिग बाइक, उसके अंदर उन्होंने V8 इंजन रखा हुआ है, और इट्स नॉट अ प्रोडक्शन बाइक। 2003 में मेरे ख्याल में वो आखिरी बाइक बना था। तो ये रेगुलर प्रोडक्शन का बाइक है, अभी भी आ रहे हैं, और इतना वेल बैलेंस्ड बाइक, इतनी हाई परफॉर्मेंस वाला बाइक। वैसे तो मैं हायाबुसा की बहुत तारीफ करता हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, ठीक है। मगर अगर आप वाकई स्पोर्ट्स बाइक को पसंद करते हैं और आप वाकई एड्रेनलिन जंकी हैं और आप वाकई चाहते हैं कि देखना चाहें कि पिनिकल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है या पिनिकल ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, तो आप H2R को देखें। नहीं, H2R को आप हायाबुसा से कंपेयर करें अगर, तो H2R क्या देता है जो हायाबुसा के पास नहीं है? H2R is 325 brake horsepower. अच्छा, HP मैटर करती है, HP मैटर करती है, and Hayabusa is just 195. तो देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली बुसा इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट्स रोड फ्रेंडली, सब कुछ है। मगर जैसे एक होता है ना कि अगर मैं लोगों की आसानी के लिए समझा देता हूँ कि अगर आप कहें कि यार मैंने स्पोर्ट्स कार में आपकी फेवरेट क्या है, तो लोग कहेंगे यार बुगाटी। हाँ, पिनिकल ऑफ परफॉर्मेंस है, पिनिकल ऑफ इंजीनियरिंग है, टॉप है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मगर लोग कहेंगे कि यार मैंने ना एक रिलायबल गाड़ी लेनी है जो कि मैं डेली ड्रिवन भी हो और मैं उसे चला भी सकूं और सब कुछ हो, तो मैं यार पोर्शे को ले लेता, 911 टर्बो ले लेता हूं, जिसके स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते हो, सब कुछ हो, इजी टू मेंटेन हो, तो वो फिर पोर्शे या लोग किसी और की तरफ जाएंगे। मगर टॉप जो है ना, लोग हमेशा टॉप देखते हैं, जैसे कार्स में बुगाटी है, बाइक्स में H2R है। मैंने उससे अच्छा बाइक नहीं देखा आज तक। अच्छा, तो ये बाकी जो नीचे वाली लाइन के बाइक्स भी अक्सर आप राइड अगर नीचे वाली लाइन पे आते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट बाइक एवर प्रोड्यूस सुजुकी हायाबुसा। ऑलराइट, वन ऑफ द बेस्ट बाइक एवर प्रोड्यूस। तो ये एडवेंचर राइडर्स में, एडवेंचर बाइक्स में ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आप लोग आपकी ऑडियंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप बताएं। आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस होती है डिफरेंट चीज़ों की। मेरे ख्याल में अगर आपने क्रॉस कंट्री, क्रॉस कॉन्टिनेंट, अगर आपको कोई बाइक चाहिए ना, यू वुड ऑलवेज गो फॉर होंडा अफ्रीका ट्विन, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सस्पेंशन इजी है, बाइक को किसी भी जगह पे खोल लें, जो मर्जी कर लें, बाइक गिर जाए उसे उठा भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। डिसएडवांटेज उसका ये है कि इट्स अ बिग बाइक, इट्स अ टॉल बाइक, ठीक है। लाइक आप उस बाइक के ऊपर जब बैठे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप हॉर्स के ऊपर बैठ गए, बहुत ऊंचे हो गए आप बैठ गए, ठीक है। लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू GS
इट्स स्टिल प्रेफर्ड क्योंकि इट्स नॉट दैट फैट। मैं It's तो not GS fat, 1200 को फैट काउ कहता हूँ। वो ऐसे ही है। और ये वो काव है और ये हॉर्स हॉर्स है, हाँ आप यूँ कह है, सकते हैं। और मुझे तो अफ्रीका ट्विन पर्सनली मेरे जो टॉप फेवरेट हैं वो अफ्रीका ट्विन है और T7 अभी जो यामाहा का है। मैं दूसरा नाम उसी का लेने लगा था, टेनेरी 700। Tenere, yes. टेनेरी 700 इज़ अ वेरी गुड बाइक। मैंने यूरोप के बहुत सारे राइडर्स को मैं देखता था, वो सारे GS को छोड़ के टेनेरी पे शिफ्ट हुए सारे। उसके अंदर बहुत सारी खवातीन भी हैं जो कि यूरोप से अपना सफ़र शुरू करते हैं, स्पेन से वो इधर मोरक्को में आते हैं और फिर नीचे साउथ अफ्रीका तक जाते हैं पूरा कॉन्टिनेंट करते हुए। वो उनका ट्रांस यूरो ट्रैक है हाँ, क्या? इस तरह, हाँ इस तरह वो का उसकी कुछ बात है, कर रहे हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल। यार और उस पे सारे बड़ी टेनेरी पे अमेजिंग वीडियोस सारे टेनेरी पे शिफ्ट हो गए। ये थोड़ा सा ना वो वाला ट्रैक फॉलो करते हैं जो डकार रैली का है, फ्रांस से वो वाला फॉलो करते हुए फिर इधर अफ्रीका में एंटर होते हैं, मगर ये फिर उसकी तरफ नहीं जाते, डकार की तरफ नहीं जाते, ये नीचे की तरफ इट्स साउथ वेरी अफ्रीका। डिफिकल्ट। इसमें हर तरह का ट्रेन है यार, हर तरह का इसमें ट्रेन से मिल आपने जाता है, खेतों में से हाँ, गुजरना है, इसमें बिल्कुल आपने ऐसे, मड में से गुजरना बिल्कुल है, ऐसे, बिल्कुल और ऐसे, पानी में से भी गुजरते पानी हैं, में से भी पानी से गुजरना भी है यार। गुजरते हैं। इतनी जबरदस्त एडवेंचर वीडियोस है ना इस पे। सो T7 इज अ वेरी गुड बाइक। मेरे बाइक का ही बेसिकली वो आप समझ लें कि सक्सेसर है, ठीक है। XT 660, हाँ, यामाहा XT 660 के बाद जब इसका जो न्यूअर मॉडल आया था 20 आई डोंट नो 18 में 17 में कब, तो वो उन्होंने 700 सीसी करके उसको शिफ्ट कर दिया था। मेरे बाइक में बेसिकली 3 आपके मेन मॉडल वेरिएंट्स आते हैं। XT X आता है जो कि सुपर मोटो कैटेगरी में है, सेम सीसी सेम इंजन, लेकिन उसके सुपर मोटो वाले टायर्स होते हैं, रिम साइज का भी फर्क होता है। XT R है, फ्रंट 21 है और पिछला जो नॉर्मल आपका साइज होता है, ठीक है, ये एडवेंचर 18 होगा पिछला, ड्यूअल स्पोर्ट्स हाँ जी कैटेगरी में आता है। और तीसरा XT Z है। अच्छा, ये भी एग्जैक्टली R की तरह है, इसकी जो सिर्फ बॉडी है ना वो लॉन्ग टूर्स के लिए डिजाइंड है थोड़ी सी, ठीक है। इसकी शेप काफ़ी T7 से मिलती जुलती है, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पुराना है। तो इसी का न्यूअर मॉडल जो है वो T7 है बेसिकली। ठीक है, T700 इज़ अ वेरी गुड बाइक। मुझे सिर्फ उससे जो एक थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है वो ये है कि सीसी कम है। नहीं, सीसी भी ठीक है, 700 इज गुड, इट्स अ वेरी स्लिम बाइक, ठीक है, इट्स अ वेरी स्लिम बाइक। मैं जो हूँ, आपको शिकायत है स्लिम होने की? मुझे स्लिम होने नहीं, मुझे एक हद तक स्लिम होने की शिकायत है। उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा हैवी ट्रैवलर हूँ। मैं अपने ना जितना भी घर का सामान होता है ना बाइक पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यार मेरी ना कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें ना कट्ठी करके ना तो मेरे पास साइड बैग, टॉप बॉक्स, और मेरे पास जो सामान बच जाता है वो अपने दोस्त के बाइक पे भी मैंने रखा होता है। तो इसलिए टेनेरी मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि शायद वो हैवी ट्रैवलर्स के लिए इतना ठीक नहीं है, उतना नहीं है। हाँ, मगर ना वो मुझे ऑफ रोड ओरिएंटेड ज्यादा लगता है, जिसमें आपने थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन भी करना है ना, हाँ, वो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा है। वो ना यूं समझने कि वो अफ्रीका ट्विन का छोटा भाई है, अफ्रीका ट्विन का छोटा भाई है, बिल्कुल वैसा लगता है। मैं सिर्फ अफ्रीका ट्विन को थोड़ा सा प्रेफर इसलिए करता हूँ कि सीसीज थोड़े ज्यादा हैं, तो शायद लॉन्गर रोड्स पे ना, जैसे आप कराची चले गए और वो आप गए और मारा गए थे ना, और मारा बिल्कुल, तो उन रोड पे जो लंबे लंबे हाईवेज हैं, या अगर आपने क्रॉस कंट्री भी करना है, ईरान की रोड पे लंबी जाना है, तो वो फिर आपको सीसीज वहाँ चाहिए होते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी लिया, मुझे कुछ ही अरसा हुआ है अफ्रीका ट्विन लिए। अभी कोई मेरा उसके ऊपर लंबा टूर नहीं हुआ, लाइक मैं गुजरांवाला तक गया हूँ उसके ऊपर, लाहौर से गुजरांवाला, ठीक है। और मगर शहर के भावलपुर के अंदर भी मैं चलाता रहा हूँ। कोई बड़ा टूर होगा तो मैं आपको उस पर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मगर अभी तक मुझे वो बाइक ठीक लगा है। और मैं GS को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं प्रेफर करता कि बाइक बहुत बल्की है, बाइक का वेट ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो BMW के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मुझे इतना डर लगता है ना उनसे। आप मुझे एक बात बताएं, सुने लाइटें जल जाती हैं लाइट, मुझे अली भाई मुझे आप एक बात बताएं, आप देवसाई गए हैं, आपके मीटर के ऊपर 2 लाइटें और एक एरर आ गया, आप क्या करेंगे? मेरी तो टेंशन से उसी टाइम, मतलब मैं तो ना तो आप किसी को फोन करने गया ना कुछ, तो बस एक डर है मुझे, इसलिए मुझे BM नहीं पसंद इतना। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट किया, बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं, यूरोप, USA, पाकिस्तान, सब लोग BM से शिफ्ट हो रहे हैं। BMW should really do something about it. अच्छा ज़ीशान भाई, what are you doing actually when you're not riding? मोटरसाइकिलों से बाहर ज़ीशान की ज़िंदगी में क्या है? मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं हफ्ते के 6 दिन मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। अच्छा। और सिर्फ मेरा जुम्मा ऑफ होता है, ठीक? मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्ट्रेंज वर्ल्ड है। मैं किसी को भी बताता हूँ ना, वो कहता है यार आपकी इतनी वीडियोस देखते हैं, आप कहाँ फिर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये वो, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? मेरे पास 6 डेज के अंदर मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं हॉस्पिटल में होता हूँ।
मेरे पास बिल्कुल कहीं निकलने का कोई टाइम नहीं होता। अगर मैंने कोई वीडियो बनानी है तो सुबह फजर टाइम उठ के बनानी है या 6 बजे के बाद बनानी है, ठीक है। और अगर फ्राइडे होता है तो फ्राइडे में मैंने फैमिली को भी टाइम देना है, मैंने वीडियोस भी बनानी है, एडिटिंग भी करनी है, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बाकी सारे काम भी करने हैं जो ज़रूरत के घर के काम होते हैं। तो बस मेरी यही लाइफ है यार। वैसे बड़ी स्ट्रेंज दुनिया में हम रहते हैं। आपकी जो ये जो यूट्यूब वर्ल्ड है ना जी, इसमें जब हम लोगों को देखते हैं ना तो हम समझते हैं कि उस बंदे की कुल जिंदगी यही है बिल्कुल ऐसे ना। बिल्कुल वीडियो ऐसे। से देख के लगता है कि ये बंदा हर वक्त राइड करता रहता है, ये वाला बंदा हर वक्त खाने खाता रहता है। बिल्कुल ऐसे। मतलब मैं फूड ब्लॉगर्स के बारे में जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इनका पेट खराब नहीं होता। ऐसे ही है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं नहीं अली, यू आर फॉरगेटिंग कि ये हर वक्त खाने नहीं खा रहे होते। वो हफ्ते का कोई दिन होता होगा यार जिन्होंने वो शूट करना होता होगा और वो वीडियो बनाते हैं ना। वो वीडियो इनकी वो सीक्वेंस में लगी हुई है तो आपको लगता है यार ये तो बंदा खाना ही खाता जा रहा है। तो लाइक वाइज आप भी हर वक्त राइड नहीं कर रहे। मैं हर वक्त राइड नहीं कर रहा होता, मैं बिल्कुल भी राइड नहीं कर रहा होता। और मुझे जहाँ मौका मिलता है, अगर मुझे कोई एक दिन ऑफ मिल गया और मेरी कोशिश होती है कि आज मैं जितने व्लॉग हो सके इसमें बना लूँ, तो मैक्सिमम मेरे 2 बन जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार मेरे इस हफ्ते के 2 हो गए हैं ना। आपका इंप्रेशन पता क्या था? आपका इंप्रेशन ये आता है कि ये बंदा है डॉक्टर, जिंदगी में सिर्फ राइड करना है इसका काम है, ठीक है वडेरे का अमीर बेटा, बाइक्स बहुत सारे हैं इसके पास और पैसे की टेंशन नहीं है इसको। नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं तो बल्कि ये बताते लोगों को कभी कभी ना ये बताते हुए भी डरता हूँ कि यार मैं डॉक्टर हूँ ना। उसकी रीज़न ये है कि ना लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी। और ख़ास तौर पे मेरा एक इंटरव्यू था BBC उर्दू को, मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर ना मैं इंटरव्यू के शुरू ऐसे हुआ कि मेरे सामने उन्होंने कैमरा ऑन किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान है, बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बाइक चलाने का भी शौक़ है। और जिस तरह BBC उर्दू के इंटरव्यूज़ होते हैं तो उन्होंने नीचे लिखना शुरू कर दिया, ज़िशान ऑन्स द वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक कावासाकी H2R, इस बाइक की कीमत 1.5 करोड़ रुपये है, इस तरह से। और वो वीडियो उनने पोस्ट करनी थी फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक की ऑडियंस आपको पता है, दे आर सो एग्रेसिव। उन्होंने तो मुझे मतलब रगड़ के रख दिया नीचे को। मैं उस वीडियो के खैर 1.3 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी थे, मगर उन्होंने जो मुझे इस डॉक्टर वाली बात के ऊपर जो मुझे उन्होंने, ये डॉक्टर तो कर ही यही रहे हैं, मरीजों के साथ ऐसे कर रहे हैं, ये इन्होंने ऐसे पैसे कमाए होंगे, ये पैसे के। और लिटरली चलें आपकी वीडियो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 2015 से मैंने शायद हॉस्पिटल शुरू किया होगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर थे। तो आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब की 2008 के 7 या 8 के अंदर उनकी फ़ीस 200 रुपीज़ थी। अच्छा। ठीक है, और आज तक 200 रुपीज़ है। अच्छा। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो फीस है, और आप यकीन करें कि मैं अगर उसको 250 भी कर दूं तो मुझे पता है कि मेरे पास जो पेशेंट आता है ना वो गिला करता है, क्योंकि हमारा पैरे फ्री है। ठीक है, तो मैंने आज तक उसको 200 से 250 नहीं होने दिया। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा जो रिस्क जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है ना, वो किसी न किसी तरीके से देता रहेगा। ठीक है, उनके ऊपर बहुत कितनी महंगाई होगी, आपको पता है 2007 में डॉलर क्या था और आज क्या है। ठीक है, हम अभी तक उसी तरह चल रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब मैंने जब मैं शुरू करने लगा था ना अपना, जब मैंने MBBS कर लिया, तो मैंने बस उस टाइम ना, जैसे कोई ख़ास दुआ होती है ना, तो मैंने अल्लाह ताला से एक ये दुआ की थी कि यार मैंने ना कभी किसी पेशेंट के साथ झूठ नहीं बोलना। ठीक है, मेरा रिस्क अल्लाह ताला आपके ज़िम्मे है। ठीक है, मैंने आज तक किसी पेशेंट को डराया नहीं, ओए होए होए ये तो बड़ा मसला हो गया, आपके साथ ये हो गया, ये हो गया। नहीं, मेरे पास जो पेशेंट आता है ना वो जाता हंसते हुए है। ठीक है, उसको मैं इतना, डॉक्टर इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, इसको मैं इतना रिलैक्स कर देता हूँ ना, वो जितनी भी बड़ी परेशानी के साथ आता है ना, मैं उसको रिलैक्स कर देता हूँ। ठीक, आधी बीमारी उसकी ना उस रिलैक्सेशन में ठीक हो जाती है, वो दुआएं देता हूँ और वो दोबारा मेरे पास ही आता है, मुझे पता है। ठीक है, तो आप अगर किसी को जज करना है ना, तो थोड़ी सी उसकी ना स्टोरी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ब्रो, मेरे ख्याल में हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा जजमेंटल हाँ सबका होता है। और इवन मैं अपना भी बताऊं तो हम भी, इवन जब हम सोशल मीडिया स्टार्स या अपने जो टीवी के एक्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी जब भी स्टोरी आती है, कोई किसी के ऊपर केस हो गया, किसी ने डिफेमेशन का केस कर दिया, किसी ने हैरेसमेंट का केस कर दिया, तो हमारी फौरन ही हमारी एक जजमेंट बन जाती है, अच्छा ये लड़का है, इसने कुछ किया होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई सीन होगा। तो हमेशा टेक सम टाइम टू जज समवन। ठीक है, और
हाँ, हम लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, ठीक है। और वो भी मैं खुद को देखता हूँ, ठीक है। मेरा वहाँ पे भी जाना होता है, मेरा हॉस्पिटल भी होता है, मैं बाइकिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। अच्छा। तो इसलिए लाइफ बड़ी मसरूफ है। सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल भी नहीं है। सोशल लाइफ मेरी वही है जो आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। आई हैव नो फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे घर कोई नहीं आता, मैं किसी के घर नहीं जाता, अच्छा। ठीक है। आज तक मेरी वालदा इस चीज़ की गवाह है, मेरी घर की घंटी नहीं बजी कि मेरा बाहर दोस्त आया हुआ है। आता ही नहीं, मैंने वो सिस्टम ही नहीं रखा हुआ। में दोस्त आते हैं और आप फिर रोड्स पे ही होते हैं। हाँ, बस मेरी वही मैं बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ वही है जो आपने सोशल मीडिया, मेरे वही दोस्त हैं, ठीक है। मैं लाहौर जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्हीं से मिलता हूँ, बस सब कुछ वहीं तक है। भावलपुर के अंदर एक दो दोस्त हैं, वो भी आना जाना नहीं है, कहीं हमने बाहर मिल लेना हो तो कभी कभार मिल लेते हैं, अच्छा, ठीक है। तो देयर इज़ नो सोशल लाइफ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मेरा जो मेन फोकस है फैमिली, जो छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है दिस, और बाकी जो मेरा फैमिली बिजनेस है उसको मैं चलाता हूं। हाँ, मेरे ख्याल से हमें एक तो दोनों एंड्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन लोगों को देनी चाहिए, बिल्कुल परसेप्शन ब्रेक ऐसे, करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और लोगों के एंड पे भी ये है कि बिहेवियर हमारा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा दीन तो हुस्न ज़न की बात करता है ना, कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है किसी के बारे में, तो आप अच्छी सोच रखें उसके बारे में। इवन उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको कुछ अपेरेंटली गलत नज़र भी आ रहा है, तो आप तब भी अच्छी सोच रखें उस बंदे के बारे में, जब तक कि कोई चीज़ बिल्कुल ही कंफर्म ना हो जाए, यू नो। तो हमारा जो रिलीजन है वो तो इस चीज़ का दर्ज देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फाइनल में आपने एक एडवाइस जो आप देना चाहें मोटरसाइकिलिस्ट को ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी एडवाइस ये दूंगा देखने वालों को कि आप लोग अगर किसी चीज़ का ड्रीम करते हैं ना, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ऑलवेज ड्रीम बिग, ठीक है। छोटा नहीं सोचना, हमेशा बड़ा सोचना। ख्वाब ही देखना है ना तो बड़ा देखें, ठीक है। ख्वाब देखने से तो आपको किसी ने नहीं मना किया ना। मैं, आप यकीन करें, मेरे पास जो आज चीज़ें हैं ना अली भाई, अगर मुझे कोई 2000 मतलब 8 के अंदर 9 के अंदर मुझे को बोलता कि ये चीज़ें एक दिन आपके पास होंगी, तो मैं शायद हंसता उसके ऊपर ना, कि यार ये हो ही नहीं सकता। मगर मैं ख्वाब ज़रूर देखता था। मैं ऐसी ऐसी चीज़ों के अली भाई ख्वाब देखता था ना, जो मतलब ये जो आज मेरे पास चीज़ें, ये तो उनसे भी बड़ी हैं, ठीक है। और इनसे भी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी थी, ठीक है। मेरे पास इस टाइम कलेक्शन के अंदर 3 सुपर बाइक्स और एक एडवेंचर टूरर है, ठीक है। और एक ज़माना वो था कि मैं बाइक्स की तस्वीरें खींचने से भी मुझे लोगों से के पास जाते हुए मैंने आपको बताया डर लगता है। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि ऑलवेज ड्रीम बिग, ठीक है। अल्लाह से हमेशा दुआ करें, ठीक है। बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें, और एक ना एक दिन ना वो आपको चीज़ मिलेगी। मगर आपने करना क्या है कि जल्दबाजी नहीं करनी और नाशुक्रा नहीं होना, ठीक है। आपके पास जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे पास ये अभी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे पास ये चीज़ है। आई थिंक दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना, इट इज़ टॉकिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिल्कुल ऐसे। तो हर बंदे का ये पर्सनल कनेक्शन होना कि वो अल्लाह ताला से बातें करे। बिल्कुल। और ड्रीम बेसिकली क्या है, नवाजने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है ना। व्हेन यू ड्रीम समथिंग, यू नो एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अल्लाह ताला ही एट द एंड ऑफ द डे मुझे देगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये रिलेशनशिप इटसेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और वही आप जो आप बात करें ना कि उसको अगर आप शरिया की हुदूद में, लिमिट्स में ड्रीम करें, तो आई थिंक दैट मेक्स द होल स्टोरी। बिल्कुल। और मैं बल्कि इवन मैं तो जब कोई चीज़ ख़रीदने लगता हूँ या कोई इस तरह का डिसीजन लेने लगता हूँ जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तो अपने घर वालों से डिस्कस करने के बाद मैं अल्लाह ताला से ना एक स्पेशल, मतलब जैसे बात नहीं होती ऐसे मैं बात की तरह करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ना अल्लाह में मैं ये डिसीजन लेने लगा हूँ, इसको ना मेरे हक में बदल दें, ठीक है। कि ये मेरे लिए ना अच्छा हो जाए, ठीक है। कि मतलब मुझे शौक है ना एक चीज़, मैं ये वाला बाइक लेने लगा हूँ, तो ये मेरे हक में अच्छा हो जाए, ज़बरदस्त, ठीक है। कि इससे मुझे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब ये क्या, चलो बाइक लेने से कोई बहुत फ़ायदे तो नहीं होने लगे, मगर मेरे हक में ये बेहतर हो जाए। ब्रो, आप जो ये बात बता रहे हैं ना, दिस इज़ फ्रॉम द सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। दिस इज़ नॉट, मतलब ये स्पॉन्टेनियस उस तरह से नहीं है, मैन मेड कोई चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी ये था, यू नो। एक ही दुआ है जो 2 चीज़ों के लिए। जब आपकी शादी होती है तो ब्राइड के सर पे यहाँ पे हाथ रख के, और जो आपकी नई राइड होती है उस पे हाथ रख के आपने एक ही दुआ पढ़नी होती है। और वो दुआ इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अल्लाह ताला इसके शर से मुझे बचाए, ठीक है, और इसकी बरकतें जो है मैं हासिल करूं, ठीक है। यानी उसका मफहूम इस तरह से होता है। सो यू सी व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग इज फ्रॉम द सुन्नाह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सो वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेट टाइम जिशान भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आप आए और बड़ा अच्छा, मज़ा इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा, जो क्योंकि आपने मेरे से पूछा था एंडिंग, तो एक तो मैंने ये इसके अंदर बताया कि मतलब आप किस तरह से आप ड्रीम बिग करें, ठीक है, बड़ा सोचें, इंशाल्लाह एक दिन मिलेगा। दूसरा ये कि अगर आपके पास वो टाइम आ गया है और आपके पास अब आप बाइक लेने लगे हैं, तो प्लीज़ उस बाइक को बहुत एहतियात से चलाएं, प्लीज़। मैं क्योंकि सारे हमारा सेफ्टी से रिलेटेड ही सारा हमारा हो रहा है ये पॉडकास्ट, मगर मैं ये फिर भी एंडिंग नोट पे भी ये कहूँगा कि बहुत एहतियात करें, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियोस भी देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा ये याद रखें कि हम अपनी तरफ से बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। हर किसी के पास ये एनवायरनमेंट नहीं है। कराची के अंदर मैंने बाइक चलाया हुआ है, मैंने लाहौर के अंदर चलाया हुआ है, इस्लामाबाद की रोड्स के ऊपर तो बाइक सीधा चलता ही नहीं, पेशावर में भी सीधा नहीं चलता, ट्रैक्शन है ही नहीं, ग्रिप होती ही नहीं पिछले टायर की, ठीक है। इस्लामाबाद के रोड इस तरह के, तो हर तरह हर जगह हर एनवायरनमेंट हर रोड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप अपनी जगह पे रहते हुए बाइक्स को एंजॉय करें, ये एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, ना कि आप इस पर ड्रैग्स लगाएं या भगाएं। हर टाइम भगाना भी ज़रूरी नहीं है। आपने एक चीज़ ली है, आपके घर वालों ने आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है, ठीक है, उस ट्रस्ट को कभी भी नहीं तोड़ना, एहतियात करनी है, अपनी भी जान बचानी है, लोगों की भी, और अपने घर वालों को भी बहुत ख्याल रखें। और प्रोटेक्शन गियर जरूर पहने, जरूर पहने। आई नो इट्स डिफिकल्ट, मैंने भी कभी राइड करना बहुत डिफिकल्ट है, आप फंस जाएंगे उसके अंदर yeah. और बड़ा आप घुटा घुटा फील करेंगे, मगर एक महीना आप पहन लें, ठीक है, उसके बाद आप राइडिंग गियर पहने बगैर घर से निकलेंगे नहीं। आपकी ऐसी आदत बन जाती है, आप कहते हैं यार मैं ना कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो जैकेट मिस कर रहा हूँ, वो शॉर्ट्स मिस कर रहा हूँ, पैंट्स मिस कर रहा हूँ। तो आप अपनी आदत बनाएं। अब हेलमेट के बगैर अब हम कहाँ निकलते हैं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप गली से भी निकल जाएं, ठीक है। तो आदत बनाने की बात है। लोग कहते हैं नहीं यार मुझे सांस नहीं आता, मैं घुटा हुआ फील करता हूँ, तो यार सांस तो एक्सीडेंट के बाद भी खुदा ना खास्ता नहीं है। हालांकि जितनी प्रोटेक्शन आप फील करते हो हेलमेट में, बल्कि कितना सेफ, चंद दिनों पहले मैंने देखा वो बंदे को डोर फिरी और यहाँ पे फिर एग्जैक्टली मैंने वो देखी है, बिल्कुल। इट्स सो हार्ट रेंचिंग, मैंने बिल्कुल देखी, किस तरह से स्किन उसकी कटी है, है, कट गई सारी थी, हाँ। सो इट्स वेरी डेंजरस। खैर अल्लाह ताला बचा के अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिए। मेरा एंडिंग नोट है और मेरा हमेशा ये होता है कि प्लीज अपना ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जिशान भाई, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बात करके, और बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि कैमरास भी हैं हमारी तरफ, हम अपनी गपशप में लगे। आई ऑलवेज वांटेड कि हम ना इस तरह की कैजुअल डिस्कशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह।